नमस्कार दोस्तों। तो देखिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में जो है आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो है लेकर आ गया हूँ। तो देखिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज का जो है आज 43वां भाग है। तो इसमें जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आज ऐसा कोशिश किया हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। हम हमारे हिसाब से ये सभी आज के सीरीज में नए क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक जो है इसको पढ़ें। और देखिए सभी एग्जाम जो है आप लोग का जल्दी जल्दी अभी होने वाले हैं, जितने भी एग्जाम है टाइम पे होने वाले हैं। तो आप लोग से विनती है कि कृपया समय अधिक दें और फोकस करके पढ़ें, ध्यान इधर उधर न रखें। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, अति चालक का लक्षण क्या है। तो देखिए अति चालक का लक्षण क्या होता है। अति चालक का लक्षण होता है शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता जब रहेगी तभी उसमें अति चालक का लक्षण होगा। ठीक है, तो शून्य पारगम्यता ही जो है अति चालक का लक्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किस कारण तैरती है। तो देखिए जो एक सुई होती है या पिन होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो तैरती है। ठीक है, और ये श्यानता कारण देखते हैं कि क्या होता है, सतह पर आप देखते हैं कि वो बुलबुला टाइप का होता है, या फिर कह सकते हैं आपको कि कढ़ाई उड़ाई में देखते हैं कि पानी का बूंद कुछ रह जाता है तो वो घूमते रहता है बहुत देर तक, तो वो श्यानता के कारण होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है यहाँ पे क्या हो गया कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर जो है तैरती है। ठीक है, और पृष्ठीय तनाव के कारण ही जल का बूंद गोल होता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है। तो देखिए जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह आंधी तूफान की संभावना को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। देखिए जब किसी वस्तु को जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है, क्योंकि ये हम कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन दूसरे तरीके से। क्योंकि उसमें था क्या कि सबसे कम कहाँ रहता है, इसमें है कि कहाँ ले जाने पर बढ़ता है। तो देखिए सबसे कम विषुवत रेखा पर रहता है और जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो यह जो है बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु के द्रव्यमान को उनके आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों। तो डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और यही पूछ रहा है कि द्रव्यमान बटा आयतन को जो है जब करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो डेंसिटी प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है सी करेक्ट हो जाएगा, घनत्व। डेंसिटी का हिंदी क्या होता है, घनत्व। हमारा अगला प्रश्न है, अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि। अब देखिए कह रहा है कि अंगूठे से दबाने वाली जो कील है लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि क्या होता है कि कम क्षेत्र पर अधिक बल लगता है। देखते हैं जो कील पतला जैसा होता है, जो आप देखते हैं साइड में उस तरफ मोटा होता है, एक तरफ एकदम पतला होता है, तो एक ही जगह ज्यादा बल पड़ता है, इसलिए अंगूठे से दबाने पर वो भी अंदर चला जाता है। बहुत सारा कील आप देखे होंगे कि ऐसा होता है कि लकड़ी में आसानी से अंगूठा से दबाने पर भी चला जाता है। तो यह कम क्षेत्र पर अधिक बल के लगने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो न्यूटन साहब ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण जो है वो आप लोग सभी जानते हैं कि जड़त्व है। यानी कि कोई भी चीज या वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है तो उसको जड़त्व कहते हैं। न्यूटन गति का प्रथम गति नियम उसी के अनुसार यह जो है कोई व्यक्ति जो है अकस्मात गिर जाता है आगे की ओर चलती बस में ब्रेक लगता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है कुल आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, क्या होता है। तो देखिए ये एक तरह का ऐसा जो है एक खाली पतला पाइप की तरह होता है। ठीक है, और अगर हम ऐसा कुछ रे गुजारेंगे तो ये सीधा निकल जाएगा ना।
इसलिए हम लोग सीधा नहीं गुजारते हैं और ना ही पूरा ऐसा करते हैं ताकि परावर्तित हो, इसको कुछ एंगल से गुजारते हैं, कुछ एंगल से ऐसा इसमें छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि ये जो है अपवर्तित नहीं होकर के परावर्तित हो जाता है और फिर यहाँ से परावर्तित हो जाता है और फिर यहाँ से परावर्तित हो जाता है और फिर यहाँ से परावर्तित हो जाता है और फिर जो है इधर से ऐसा ऐसा जो है जितना हम लोग डालते हैं उतना ही निकलता है, कोई ह्रास नहीं होता है क्योंकि ये पूरा परावर्तित हो जाता है। अगर अपवर्तित होता तो इसमें हरासमेंट आ जाता, यानी कि कहने का मतलब लॉस होता। तो इसीलिए इंटरनेट ये सब में जो देखते हैं कि यहाँ से जो है ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। इसमें अंदर क्या होता है, कांच, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें कांच का परत अंदर में रहता है, ऊपर का प्लास्टिक रहता है, अंदर में कांच रहता है। तो इसमें जब ऐसा किया जाता है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है क्या करता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्णांतरिक सिद्धांत पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण अपवर्तन होता है। इसका कारण क्या होता है, तो कम दिखने का कारण जो है वो अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या होता है कि देखिए, अगर हम किसी स्वच्छ जल में, मान लीजिए कि ये आपका जल है, ठीक है, ये आपका जल है। अब मान लीजिए कि रियल में हम यहाँ रखे कोई भी चीज, मान लीजिए सिक्का यहाँ रखे, वो दिखता यहाँ है, यहाँ पर दिखता है। तो इसका कारण क्या होता है कि ये जो जल है इसके अपवर्तन के कारण ये थोड़ा ऊपर दिखता है। ठीक है, ये अपवर्तन के कारण जो है ये ऊपर दिखता है। मान लीजिए अगर इसका रियल डेप्थ जो है x है, ठीक है, ये रियल डेप्थ x है और ये कहां पर किस स्थिति पर दिख रहा है वो निकालना हो, तो ये आपका रियल डेप्थ क्या है, x है, और यहाँ आपका जो है ये आभासी वाला निकालना है। तो ये जो x है, ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक है, मान लीजिए जल का कुछ अपवर्तनांक है, तो ये जो हमारा काल्पनिक जहां पर वो दिख रहा है वो रियल में यहाँ पर है, लेकिन दिखता है कि वो x पर है, लेकिन ऐसा नहीं है, लगता है कि वो वहीं पर है लेकिन रियल में इतना डिस्टेंस पर वो होता है, ये म्यू दिया हूं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हम लोग का आभासी डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, तो आभासी डिस्टेंस x बाई म्यू यानी कि रियल डिस्टेंस बाई जो जल का अपवर्तनांक है वो हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, संघनन क्या है। तो देखिए संघनन क्या होता है, तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही जो है संघनन कहलाता है। जब वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित होता है तो उसी को संघनन कहते हैं। और द्रव ठोस में होगा तो उसको भी संघनन कहेंगे, यानी कि अपने जो कण है उसको एक दूसरे के नजदीक लाने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी कि जब वाष्प से वो जल बनता है तो उसमें ये फिक्स है कि उसमें से क्या होता है, जो गैस होता है उसके कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं क्योंकि वो गर्म होते हैं। ठंडा होने पे क्या होता है कि उसके कण आपस में नजदीक आते हैं। जैसे लोहा वाला आप सुने होंगे कि रेल का पटरी के बीच में थोड़ा जगह छोड़ा हुआ रहता है, क्योंकि अगर जगह नहीं छोड़ा हुआ रहेगा तो वो फैलेगा तो इधर उधर मुड़ जाएगा, ठीक है, तो दिक्कत होगा, इसलिए बीच में थोड़ा गैप छोड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ ऊष्मा का निष्कासन होता है जब वो द्रव में वाष्प बदलता है या वाष्प द्रव से जो है ठोस में बदलता है तो वहां ऊष्मा का निष्कासन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए वर्गीकरण का उद्देश्य है जीवों को खोजना, जीवों को पहचानना, जीवों का अध्ययन एवं नामकरण करना, ये सभी उद्देश्य जो है वर्गीकरण का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य रूप में रोटी कैसा कवक है। देखिए रोटी जो है कवक है, वो किस प्रकार का कवक है। सामान्य रूप में रोटी को अगर देखा जाए तो ये एक तरह से राइजोपस नाम का एक कवक है रोटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पौधों में पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है। तो देखिए पौधों का वाष्प बनकर जो उड़ना है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, कि वाष्प पौधों में जो पानी वाष्प बनकर उड़ता है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है।
उत्सर्जन तो वह बेकार पदार्थों को जो है निकालना, जो मानव उन्हें उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं, वेस्टेज को निकालते हैं, उसको कहते हैं उत्सर्जन। यहाँ पे वाष्प का उत्सर्जन यानी पानी को निकालते हैं वाष्प के रूप में, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही आंसर। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है, तो Mg यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है कि बताइए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो Mg पाया जाता है। या पूछा जाता है कि Mg कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में क्लोरोफिल रहेगा, तो उसे आप मारेंगे। ठीक है, आयरन कहाँ पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, पालक ये वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रोटीन, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या होता है? तो देखिए पौधों में जो प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है। एक बात और जान लीजिए कि जो कीड़ा मकोड़ा होता है उसमें भर भर के नाइट्रोजन भरा हुआ होता है। ज्यादातर कीड़े मकोड़े जो है वो नाइट्रोजन का वाहक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N2 हमारा हो जाएगा कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यकता तो N2 है। ठीक है, इसीलिए देखिए यूरिया वगैरह डालते हैं तो N2CO डालते हैं उसमें, तो NH2CO तो कहने का मतलब नाइट्रोजन होता है प्रोटीन निर्माण के लिए, तो N2 ही रहता है। ठीक है, दलहनी पौधे में यह नाइट्रोजनीकरण के रूप में जो है नाइट्रेट के रूप में जमा होता है उसके जड़ में, इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में दलहनी पौधा खेतों में लगाना चाहिए ताकि खेतों की उर्वरता बनी रहे। हमारा अगला प्रश्न है शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो देखिए जो शकरकंद है वो जड़ का रूपांतरण है, उसका जड़ फैलता है और लास्ट में जाकर के जो है उस जड़ के कारण में ही जो है वो शकरकंद का निर्माण होता है। ये तना का भाग नहीं है, क्योंकि तना में तो पत्ती लगा हुआ रहता है, तना ऊपर होता है, जड़ अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसमें स्टार्च कण अधिक सिंचित होता है? तो देखिए जो आलू है, आलू में स्टार्च के कण अधिक सिंचित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो डी नंबर हमारा सही। पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो देखिए पौधों का जो वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है वो केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पौधों का केसर जो है वो पौधों का वर्तिका और वर्तिकाग्र को ही प्रयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण से संबंधित शाखा क्या है? तो देखिए इसमें से वर्गीकरण से संबंधित शाखा जो है वो टैक्सोनॉमी है। सी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है शैवाल किस जगत में पाए जाते हैं? तो देखिए जो शैवाल है वो पादप जगत में पाए जाते हैं, क्योंकि यह पादप जगत में ही आता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में शर्करा का स्थानांतरण कौन करता है? तो देखिए पौधों में शर्करा का जो स्थानांतरण करता है वो बोरॉन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पौधों में शर्करा का स्थानांतरण बोरॉन करता है। हमारा अगला प्रश्न है कवक किस खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं? तो जो कवक है वो ग्लाइकोजन खाद्य पदार्थ का संचय करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और आज का आखिरी प्रश्न है हमारे ये रहा, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है वह क्या कहलाता है? देखिए एक पत्ती जैसा मतलब एकदम हरा दिखेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। जो तना एकदम पत्ती की तरह हरा दिखता है उसको। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सीरीज पसंद आ रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले सीरीज में।